को तो नॉलेज नहीं है, तो लक्ष्मी को मैं समझा दूंगी, ठीक है। हाँ वो सुनेगी। हाँ ठीक, ये वाला देखो, ये वाला मुझे तुम लोगों को बताना है। जस्ट मिनट, थोड़ा वेट करो, 1 सेकंड रुक जाओ। रिसर्च अभी थोड़ा बहुत बाकी है, मैं तो बोली कि वो वाला वो सब भी कराना है, ठीक है। देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, देखने में कितना लिंदी लग रहा है नहीं कि बहुत ज्यादा ये होगा, लेकिन हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा। देखो क्या है यहाँ पे, समझना। क्या बोल रहा है कि मीन को और मोड को और इसको मैचिंग करना है, ठीक है। किस तरह से मैचिंग करेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग मीडियन निकालने का तरीका समझते हैं, ठीक है ना। मीडियन कैसे निकलता है, कुछ कुछ नया क्वेश्चन है जो कि मैं एनालिस तुम लोग को बताऊंगी भी, और जो पुराना क्वेश्चन है उसका तुम लोग टेस्ट देना, ठीक है। बस जिसका टॉपिक हो चुका है, जैसे ये वाला तो मैं नहीं करवाई, तो ये वाला मैं अभी बता दे रही हूँ। मीडियन ऑप्शन नंबर 2 होगा। आंसर, ऑप्शन नंबर 2। रुको मुझे देखने दो, 1 मिनट। इसका ए का 3 होगा, ठीक है, ए का 3 होगा। और बी का तुम्हारा, बी का, रुक जाओ मुझे देखने दो। ए का तुम्हारा हो गया ये, ठीक है, और बी का होगा 4। हाँ तुम तो ठीक बोली, अभी ऐसे तो पूरा बना नहीं है, रुक जाओ। सी और डी का हो जाएगा 1 मिनट, रुक जाओ। तुम्हारा वैल्यू का 7, नहीं 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 नहीं, हाँ डी का तुम्हारा 2 होगा। हाँ कैसे बोली, आरसी बनाई क्या ये? हमने एक बार जो स्कैटर प्लॉट वाला पढ़ा रहे थे उसमें मीन आप बताए थे, हाँ हाँ लॉन्ग जैसा नंबर था उसमें जो बताए थे कि हाँ सबको हम लोग काउंट करेंगे और बीच वाला को लेंगे। हाँ 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 बताया थी, बिल्कुल सही बोली आरसी, बिल्कुल तुम ये सही पकड़ी है। ये वाला एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कैसे आया था कि तुम्हारा बोला था ना कि क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन था, बोला कि इसमें मीडियन पहचानिए, मीडियन कौन है। तो इसका 2 तरीका बनाने का, एक तो जो हम आरसी को बताए थे कि बीच वाला पकड़ लेना, कि जो बीच वाला होगा वो, ये हमेशा ऑड नंबर में होगा, मीडियन हमेशा ऑड नंबर में होता है, ठीक अच्छा है। वो ऐसे करके मीडियन निकल गया और मीन निकल गया, सबको प्लस करके उसके बाद डिवाइड करके मतलब उसका हाँ एवरेज निकाल हाँ के हाँ, उसे बिल्कुल एक बिल्कुल, हाँ। तरीका है। तो वही बताऊंगी तुम लोगों को, रुक जाओ। देखो तुम लोगों को मैं एक और तरीका बता रही हूँ कि देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एक ट्रिक वाला मेथड, ठीक है, समझना। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो बोला, देखो ये मीडियन निकालने का तरीका क्या है, कि बस हम लोग बीच में ऐसे करके पकड़ लिए, हो गया आंसर। तो ये मीडियन हो गया, तो इसका तो हो गया ए का 3, ठीक है। एक ही और तरीका है, इसका जो मेन तरीका है ना वो भी मैं बता दे रही हूँ, कभी काम आए, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम ना असेंडिंग ऑर्डर से इसको सजाना, सबसे छोटा नंबर से इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगी तुम, अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है ना। मैं आरसी को बिल्कुल ऐसी बताई थी कि अरेंज करके बीच में जो आएगा इस तरह से, नहीं वो तो अरेंज वाला नहीं बताई थी, मैं डायरेक्ट बोली थी कि बस बीच वाला लेके कर देना, ये मीडियन हो जाएगा। लेकिन इसका पूरा बनाने का तरीका मैं एक बार बता दे रही हूँ कि ये जनरली बनता कैसे है। सबसे पहले अरेंज करेंगे, वो भी अरेंज कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ये रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला को पहले लेंगे, ठीक है। जो मतलब जो जो पहले छोटा छोटा है उसको लेते जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर। 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 12, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है पूरा। ये क्या हो गया, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का फॉर्मूला है तुम्हारा, ऑड नंबर मीन निकालने का फॉर्मूला है n+1 2। वैसे ऐसे डायरेक्ट ज्यादा इजी ये वाला मेथड है, लेकिन ये भी मैं बता दे रही हूँ, कभी काम दिया तो इस वजह से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस बैठा देंगे, 9+1 and 2, ठीक है, काट दिए, मतलब ये तो 10 आएगा, तुम लोगों को पता है ना, 10 आएगा, 2 उधर 5 आया। अब इसको देखो 5 कितने नंबर पे आ रहा, 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो गया ना, ऐसे भी मीन निकलता है, ठीक है। उसके बाद मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ये जितना भी है सबको जोड़। तुम्हारा आपका 4 नंबर में, क्या बोली सुषमा? 5 जो है ना 4th नंबर पे आ रहा है। नहीं नहीं,
1 2 3 4 5 6 में तो आ रहा है सुषमा। अच्छा 6 को बोल रहा है, ठीक हाँ 6 तो वही तो ठीक है। अब इसको सबको जोड़ो, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर को जोड़ दो जितना है, जितना नंबर है इसको सबको जोड़ो, जोड़ोगी तो कितना आएगा, मीन निकालने का समझो 64 आ जाएगा जोड़ोगी तो। और उसके बाद ये जितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 बस काट देंगे। है। 8 अठी है तो 64 8 आ जाएगा। अठी 64 तो तुम्हारा हो गया बी का 4। ठीक है। मोड निकालने का फॉर्मूला पता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, सबसे ज्यादा कौन सा है, देखो सबसे ज्यादा कौन सा 3 है बस। तो 3 3 बार बस 3 है तो 3 हो गया इसका सी का 1। ठीक है। और ये बिल्कुल मैथ का तरीका से बनेगा। मैथ कैसे बनता है तुम्हारा, ये वाला मेथड बिल्कुल मैथ का तरीका से बनेगा। मैथ कैसे बनता है तुम्हारा, जैसे ये जैसे ऐसे उतार दो, एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, ये बनाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना जानेंगे, मेरा जब इजी तरीका से बन जाएगा इसको टच भी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा तो बन ही जा रहा, तो मैं फिर क्यों टच करूं। ठीक है। सॉरी सॉरी रुक जाओ। मैं इसलिए बता दे रही हूँ ना कि अगर कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन दे दे तो बनाने में मत फिर तुम लोग बना पाओ, इस वजह से मैं बता रही हूँ। या तो कभी ऐसा क्वेश्चन दे तो बस एक एक से अगर मेरा ऑप्शन मिल गया या दो से मिल गया तो फिर मुझे आगे जाने का जरूरत नहीं है। ओ ये यहाँ पे एरो 6 है ना, तो ये हो गया 6 तुम्हारा। फिर उसके बाद एक्स प्लस 8, उसके बाद तुम्हारा इसका मतलब बराबर यानी 11, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, जोड़ोगी तो कितना आएगा देखो। एक्स एक्स को एक तरह, एक्स एक्स को जोड़ो पहले, एक्स 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5x। उसके बाद जोड़ो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, ये नहीं 14, 14 और 6 तुम्हारा 20 है ना। तो ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा 20 है वो इधर है, मतलब 11 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x। तो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6 आएगा। नहीं नहीं कुछ गलत हुआ, रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक हुआ, जस्ट मिनट। 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा। नहीं नहीं इसको जोड़ना है एक्चुअल में। अ, तुम्हारा ये 5x हो गया, तो 5x और उसके बाद 11। ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्रॉस भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 55 कैसे हो गया मिस्टेक, रुको रुको एक मिनट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तुमको ये देना पड़ेगा ना, बटा देना पड़ेगा, सॉरी। ये पूरा जब हम लोग इसके नीचे जो है ना 5 बटा हो जाएगा, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5x प्लस और ये 20 यानी 5 और ये 11। ये देखो ना मैं क्या बोल रहा तुम्हारा मीन बोल रहा ना, तो मीन में हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे उसके बाद नीचे जितना नंबर उस पर लिखेंगे, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये 55 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा 20 इधर आ जाएगा और ये 5x हो जाएगा। जब 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा, 35। तो 5x और तुम्हारा 35 को काटो, अब ये कटेगा। मीन बोल रहा ना, तो मीन तो बिल्कुल वही बोल, सबको जोड़ेंगे नीचे जितना होगा उसको ये करेंगे इस तरह से। ठीक है। तो इसको हो जाएगा 35 5 एक्स 7, यानी x बराबर 7 आया, यानी इसका कितना आया तुम्हारा 7 आया, तो 7 को मैच करो, डी का 1 डी का 2 आ गया आंसर 1। ठीक है। बाकी तो तुम लोग समझ में आ गया। मीडियन निकालने के लिए हम बीच का ले लेंगे नंबर, हो गया।
मीन निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, जितना नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। मोड निकालने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, सबसे ज्यादा कौन है, 1, 3 सबसे ज्यादा, तो मैं 3 को मार दूंगी। ठीक है, ये मीन निकालने के लिए बिल्कुल वही तरीका यूज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बना दियो, देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे तुम लोग। एक्शन रिसर्च करने का क्या मतलब करेक्ट ऑर्डर है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा ठीक है। सुषमा बताओ। हमको भी ऑप्शन ए ही लग रहा है। क्यों ए होगा आरसी? रिजल्ट लास्ट में होगा ना। इंटरप्रिटेशन लास्ट में होगा, इंटरप्रिटेशन लास्ट में होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव मैथोलॉजी तो तुम्हारा एक में आ गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बोल रहा है इंटरवेंशन, इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तुमको यहाँ पे ये देखना है कि इंटरप्रिटेशन लास्ट में होता है, रिजल्ट के बाद होता है। देखो यहाँ पे तो तुम लोग सच पूछो तो ये क्वेश्चन गलत दिया, 2025 का क्वेश्चन है, बिकॉज की रिजल्ट ही लास्ट में आता है। लेकिन एनटीए इसको बी माना है, और इसको बी इसलिए माना है कि हाँ कोई कोई रिसर्च में इंटरप्रिटेशन लास्ट में होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरप्रिटेशन लास्ट में ही होता है ज्यादातर। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये आंसर तुम्हारा सी बनेगा, ये बी बनेगा, सॉरी आंसर बी है, ये वाला बना। ये लक्ष्मी तुम भी कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी कोशिश करो, अब बताओ। अगर कुछ भी समझ में आया तो बताओ, अभी मैं बताऊंगी, सब एक एक करके बताऊंगी। साइंटिफिक इंक्वायरी में, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मैं देख 4 रही हूँ। नंबर। हाँ देखो लक्ष्मी, तुम्हारे लिए नया है ना, हम लोग पहले क्या करते हैं रिसर्च करने के लिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को पहचानते हैं। तुम अगर रिसर्च करने जा रही हो तो रिसर्च करने के लिए जो टॉपिक चूज करोगी तो तुम उसमें पहचानोगी ना कि आखिर ये जो मैं टॉपिक चूज करूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या है मेरा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तुम क्या करोगी, प्रॉब्लम को चूज करोगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा कि ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू भी होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, फिर लिटरेचर रिव्यू बनाओ, इस तरह से सब बनाना रहता है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस से बनता है फॉर्मुलेशन, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि ये क्या बोला, साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी जब तुम साइंटिफिक रिसर्च करोगी ना तभी तुम हाइपोथेसिस को टेस्ट करती हो। ठीक है ना, तभी हम लोग हाइपोथेसिस को ये करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस तो क्वालिटेटिव में बनता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो टेस्टिंग होता है ना हाइपोथेसिस का वो साइंटिफिक रिसर्च में होता है, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हाँ है तो। उसके बाद हो गया तुम्हारा कलेक्शन करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बाद नहीं, रिसर्च डिजाइन के बाद, पहले यहाँ पे रिसर्च डिजाइन आएगा। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब मैं बता रही हूँ, एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क कि तुम अपने रिसर्च में क्या क्या यूज करोगी, तुमको इसे रिसर्च डिजाइन में सब लिखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या यूज करूंगी, क्या नहीं करूंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, सब तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन। ठीक है, उसके बाद डेटा कलेक्शन, कि तुमको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे अगर तुम्हारा रिसर्च है तो जैसे अभी सुषमा को मैं उस दिन बता रही थी अभिष्टाक के बारे में कि सुषमा को डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि उसका उसका जो डिसर्टेशन है वो है हाई एजुकेशन के विमेन पर। ठीक है, तो उसको जाके हाई एजुकेशन के कॉलेज यूनिवर्सिटी से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे एक चीज यहाँ पे कितना मतलब यहाँ पे क्या दिया, इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा वेरिफिकेशन, रिजेक्शन, मॉडिफिकेशन था, हाइपोथेसिस। यहाँ मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। अब मेरे बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा, वेरिफिकेशन, रिजेक्शन। तुम्हारा हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया। अब तुम क्या करोगी, लास्ट में तुम क्या करती हो, जो तुम हाइपोथेसिस बनाई हो या तो उसको वेरीफाई करोगी या तो तुम इसको रिजेक्ट करोगी, मॉडिफिकेशन करोगी, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना होगा तो टेस्टिंग करोगी। इस तरह से मतलब तुम्हारा मतलब इसको इस सेंस में देखेंगे ना कि जब तुम्हारा रिसर्च बन गया, अब रिसर्च बनने के बाद मेरा रिसर्च एक्सेप्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, कंक्लूजन वगैरह करके सब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा एक्सेप्ट, ठीक है, ये बात है। बाकी यहाँ पे जो है ना, वेरिफिकेशन, रिजेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये तुम्हारा एक्सेप्ट होगा कि नहीं, रिजेक्ट होगा, मतलब तुम्हारा जो बना है थेसिस, क्या वो रिजेक्ट होगा, क्या वो एक्सेप्ट होगा, इस सेंस में हम इसको पढ़ सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नहीं, हाइपोथेसिस तो बीच में होता है तुम्हारा, डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, फिर लास्ट में इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर तुम्हारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम आया था। आंसर तुम लोगों का सही था। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम से ही पता चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कीवर्ड क्या था तुम्हारा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पकड़ती तुम्हारा आंसर आ जाता। हालांकि क्वेश्चन बनाने वाला ये बी ऊपर वाला डी नीचे वाला, बोलो ना ये बनाओ, ये ना, अब तुम लोग घबराना मत, मैं तुम लोग को पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ाई हूँ, ये रिसर्च में पूछा गया 2025 का क्वेश्चन है, जनवरी का। अब मैं तुम लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ाई हूँ, बस वही अप्लाई होगा। पोस्ट मॉडर्निज्म जो मैं पढ़ाई हूँ ना, बस वही चिपका दो यहाँ पे, वही, यार कुछ नहीं है। बोलो पोस्ट मॉडर्निज्म को रिसर्च में पूछ लिया है, क्वेश्चंस का आंसर बताओ। जो पोस्ट मॉडर्निज्म, कौन बोला, सुषमा बोली? हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। सुषमा का आंसर है मेरे पास, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म का इसमें से कौन सा फीचर है, बोलो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देख लो, ठीक है। सुषमा का आंसर आ गया, मैं रख ली, हाँ ठीक तो है। ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रांड नैरेटिव्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट करती है। मैं बहुत तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, ठीक है। अभी मैं एक बार मैं लक्ष्मी को भी बता दूंगी, थोड़ा सा इसको देख ले दो, तो उसके बाद में बता दे रही हूँ, रुक जाओ। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, रिजेक्ट करती है किसको, ग्रांड नैरेटिव्स को। ग्रांड नैरेटिव्स का मतलब क्या, मान लो कि क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है ना, 45 स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हम लोगों का क्लास मत कराइए, छुट्टी दे दीजिए। 5 स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं हम क्लास करेंगे। तो सर अगर ये 45 स्टूडेंट का बात मान ले तो ये ग्रांड नेरेटिव्स हो गया, और 5 जो ये लोकल नेरेटिव्स हो गया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या बोलती है कि मान लो मार्क्सिज्म, ये बड़ा आइडियोलॉजी है, इसको, मार्क्सिज्म उतना बड़ा नहीं है, मतलब हाँ चलो फिर भी बहुत कोई लोग मान रहा है, ठीक है ना। तो इसको जब सब लोग मान रहे हैं, लिबरलिज्म को सब मान रहा है, तो ये सब क्या हो, ग्रांड नेरेटिव। लेकिन कोई छोटा नेरेटिव भी होता है ना, कोई ऐसा आइडियोलॉजी जिसको कोई पसंद नहीं करता है, जैसे टोटलिटेरियन, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, इसको नहीं यूज कर सकते, सॉरी। लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म में ज्यादा अच्छा कंपेरिजन होगा, जैसे कहने का मतलब है कि ज्यादा लोग जैसे मार्क्सिज्म को मानने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन लिबरलिज्म को मानने वाले ज्यादा लोग होते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बोले कि जितना इंपॉर्टेंट हम लिबरलिज्म को दे, उतना इंपॉर्टेंट हमको मार्क्सिज्म को भी देना होगा। माना कि इसको इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये ग्रांड नेरेटिव्स है, लेकिन लोकल नेरेटिव्स को भी हम इसको है ना, ये निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग रिजेक्ट करता है ग्रांड नेरेटिव्स को, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो थी ना, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वो सिर्फ ग्रांड के पीछे भागती थी, जो ज्यादा पॉपुलर है उसके पीछे, लिबरलिज्म ज्यादा पॉपुलर है इसके पीछे भागो। इस वजह से जब पोस्ट मॉडर्निज्म आई, तो मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करके बोलती कि नहीं, ग्रांड नेरेटिव सही नहीं है। जैसे मैं इसका एक फेस्टिवल से भी बोलती हूँ कि मान लो कि तुम्हारे स्कूल में कोई फेस्टिवल के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, ठीक है ना, 5 मुस्लिम स्टूडेंट है, 45 हिंदू स्टूडेंट है, तो इनको छुट्टी मिलेगा, इनको छुट्टी नहीं मिलेगा, तो ये लोकल नेरेटिव्स हो गया, और ये हो गया ग्रांड नेरेटिव। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म बोले कि ग्रांड नेरेटिव्स को तो आपने ध्यान दिया, लेकिन जो लोकल नेरेटिव है, जो माइनॉरिटीज है, उसको तो आपने निग्लेक्ट किया, जबकि फीलिंग तो सबका बराबर है, तो आपको इनको भी छुट्टी देना होगा। तो इस पोस्ट मॉडर्निज्म कभी भी ग्रांड नेरेटिव्स को नहीं पसंद करती है, नफरत करती है, रिजेक्ट करती है,
ठीक है। रेजिस्टेंस टुवर्ड द सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म, सर्टेनिटी का मतलब होता है लॉजिक, रीजन। पोस्ट मॉडर्निज्म कभी भी नहीं मानती है लॉजिक, रीजन, इन सब चीज को नहीं मानती है। तो रेजिस्टेंस करती है, देखो लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस करती है किसका, सर्टेनिटी, रेजोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, अभी मैं नीचे आएगा तो मैं बता दूंगी। और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कीवर्ड क्या है लक्ष्मी? देखो, अगर एग्जाम में तुम्हारा कभी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आए, तुम देखना लिखा हुआ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब सब डिपेंड डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा, मतलब सब देखो कीवर्ड है। मैनिपुलेशन है, कंट्रोल इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बोला जा रहा। जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो मैनिपुलेशन, नो मैनिपुलेशन लिखा हुआ रहेगा या कैन नॉट रहता, तब तुम्हारा अलग रिसर्च का नाम होता है। लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, देखो इन्वॉल्व मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल कर पा रहे, ये बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। क्वेश्चन में कॉज एंड इफेक्ट हो या मैनिपुलेशन हो या कंट्रोल वेरिएबल हो या कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इस तरह का अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, मैं उस दिन तुम लोगों को पढ़ाई थी सोशल डिजायरेबिलिटी का बायस होना का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल तुम सही बताए, ऑप्शन नंबर 4, चलो तुम लोग को याद है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा, क्योंकि ये जो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस का मतलब है ना, कि मैं बता दे रही, रुक जाओ, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जब रिसर्चर है, ठीक है, ये रिसर्चर है और ये पार्टिसिपेंट है। ठीक है, पार्टिसिपेंट आया रिसर्चर से डेटा लेने के लिए, लेकिन पार्टिसिपेंट जो है ना, डेटा जो देगा ना, वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट के बेसिस पे देगा कि मैं ऐसा दूं ना कि सब मुझसे इम्प्रेस हो जाए। ठीक ना, ऐसे नहीं कि मैं इन लोगों को दूं और मैं इतने सारे लोग खफा हो जाए, इतने सारे लोग मुझसे नाराज हो जाए, है ना। मैं इम्प्रेस करने के लिए डेटा दूंगा, मैं जो रियलिटी है वो नहीं दूंगा। सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिविटी, वो खुद से मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए डेटा देगा। बल्कि डेटा देने का मतलब क्या, जो सही है, जो रियलिटी है वो दो। डेटा तुम सही दो ना तो इसका रिसर्च खराब हो जाएगा, लेकिन ये बायस हो जाएगा। सोशल डिजायरेबिलिटी, इसको लगेगा कि हमको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, हमको रिसर्चर को डेटा देने से अच्छा हमको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। तुम अक्सर देखना सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो जो रियल होते हैं वो कभी ऐसा फेस दिखाते नहीं, हमेशा देखना सोच समझ के बोलेंगे। क्योंकि उससे क्यों सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि उनको पब्लिक को इम्प्रेस करना रहता है। एक्चुअल में जो बात रहता है वो लोग नहीं बोलेंगे, उनका रियल लाइफ कुछ और रहता है, लेकिन पब्लिक के सामने वो लोग कुछ और रहते हैं, उसको बोलेंगे सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। ऑडियंस के सामने बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे और अपना अपना रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। तो उसी तरह पार्टिसिपेंट भी करता है, दूसरे को दिखावा करता है। ठीक है, तो हो गया आंसर बी और डी, इम्प्रेशन करना और सेल्फ डिफेक्शन पॉजिटिविटी, दूसरा को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। सेलिब्रिटी भी क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपना जो नेगेटिव फेस है उसको छुपा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं तुमको एक बार पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा देती हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म पैराडाइम इज ए वे ऑफ थिंकिंग अंडरस्टूड द वर्ल्ड। वर्ल्ड को समझाने के लिए ये एक पोस्ट मॉडर्निज्म वर्ल्ड को समझाती है कि जो ये क्या करती है, मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के जो ट्रेडिशनल आइडियाज है उसको वो चैलेंज करती है, ट्रूथ को, नॉलेज को, रियलिटी को चैलेंज करती है। ये लेट 20वीं सेंचुरी में आई थी, किसके अगेंस्ट, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट। एग्जाम में पेपर 2 में क्वेश्चन आता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट आई थी, पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट आई थी, आंसर हो जाएगा मॉडर्निज्म। ठीक है, ठीक है, हो गया। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करती है, रिजेक्शन करती है किसको, ग्रांड नैरेटिव्स को। क्योंकि ग्रांड नैरेटिव्स क्या, मैं बता रही हूँ, जैसे लिबरलिज्म को मानना, ठीक ना, लिबरलिज्म को मानना, लिबरलिज्म क्या, ग्रांड नैरेटिव। तो ये बोलती है कि अगर लिबरलिज्म चाहिए तो सारा दुनिया भी लिबरलिज्म को माने। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बोलती है कि डज नॉट बिलीव यूनिवर्सल ट्रूथ। आप कोई भी चीज को यूनिवर्स ये नहीं बोल सकते कि वो चीज सबों पे अप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे क्या होता है, एक आदमी क्या होता है कि अगर कोई चीज देखा कि ऐसे हो रहा तो वहां पर भी ऐसे होगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि जैसे मान लो कि घर है,
नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मैं दूसरा एग्जांपल देंगे, रुक जाओ। जैसे तुम देखी होगी फेमिनिज्म, फेमिनिज्म फेमिनिज्म का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के फेमिनिज्म का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में अगर तुम वुमेन का प्रॉब्लम देखोगे तो क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जेंडर डिस्क्राइमिनेशन होता है, ये सब होता है। उसके बाद दलित वीमेन, उनके साथ डिस्क्राइमिनेशन होगा, ये सब प्रॉब्लम है। वीमेन को इंफीरियर समझा जाता है, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में तुम चल जाओ, वेस्टर्न कंट्री में, इसका मतलब मैं समझा रही हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब। वेस्टर्न कंट्री में वीमेन का प्रॉब्लम क्या है? बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। लड़का लड़की 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 में शादी करने के लिए राइट, वहां पे अभी यही मोमेंट चल रहा था कि गर्ल्स गर्ल्स में शादी करने के लिए अलाउ दिया जाए, ठीक है। हमको मिस्टर नहीं मिसिस नहीं बोलने के लिए, मतलब बोला था ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, मिस बोलने, मिसिस नहीं बोलने, मिस बोलने, मिसिस नहीं बोल सकता है, वहां पे लड़ाई चलता है कि हमको मिसिस नहीं बोलने, मिस बोलने, मिस। मिस मतलब मैं, जैसे मैं मिस हूँ तो तुम मुझे मिस बोलती हो कि मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मिसिस बोलूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि तुम किसी से शादीशुदा है। तो ये सब छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई होता है। तो यहाँ पे लड़ाई, अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है जाओ तुमको मिस बोलेंगे, ठीक है ना, मिस मिसिस नहीं बोलेंगे, तो क्या ये मैं इसको राइट दे दी कि तुमको मिस बोला जाएगा, तो क्या ये राइट देने से, ये राइट देने से क्या इंडिया के वीमेन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? बताओ, नहीं ना। तो ग्रांड नैरेटिव वही बोल रहा है कि आप एक आइडियोलॉजी को कैसे पूरा दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं। डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी चीज जो होता है ना वो दुनिया पे पूरा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि पहले क्या है तुम्हारा, अगर तुम देखोगी राइट टू वोट, फर्स्ट वे फेमिनिज्म क्या बोलता है? राइट टू वोट दे दो, फेमिनिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या इंडिया के वीमेन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं ना। तो वही बात बोल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल, बोल रहा है कि मल्टीपल मल्टीपल ट्रूथ होता है। ग्रानेटिव क्या बोलता है? मल्टीपल ट्रूथ, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्टिविटी पे बिलीव करती है, क्रिटिसाइज किसको करती है? ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को, याद रखना। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ना वो सब्जेक्टिविटी पे फोकस करती है और क्रिटिसाइज करती है ऑब्जेक्टिविटी को, ठीक है ना। स्कैप्टिज्म, स्कैप्टिज्म का मतलब शक, मतलब शक, रिजेक्ट करना, टुवर्ड सर्टेनिटी को रिजेक्ट करती है, किसको? लॉजिक को, रीजन को, इन सब चीज को क्या करती है? रिजेक्ट करती है, बोलती है ये सब चीज ठीक नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, फिर ये फोकस करती है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट देती है, टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट देती है ना। ये बोलती है टेक्सचुअल रिकॉन्स्ट्रक्शन, इन सब चीजों पे, डिकॉन्स्ट्रक्शन पे, प्लुरलिज्म पर, डाइवर्सिटी, इन सब चीजों पे पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना बिलीव करती है। बाकी क्वेश्चन का आंसर बता दो। इसका कीवर्ड है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड बताओ। ऑप्शन डी। मैं सुषमा का आंसर रख रही हूँ, आरसी बताओ। इसका कीवर्ड है, हाँ देख रहे हैं। हाँ ठीक है, कीवर्ड से पकड़ना आंसर। आरसी भूल गई होगी ना, तो आरसी को भी कीवर्ड बताया था। नहीं, आपको याद नहीं आ रहा। आरसी जब मैं बताई थी तुम्हारा, रियलेबिलिटी पढ़ाई थी तुम्हारा, कि जब दो या दो से ज्यादा रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो उसको इंटर रियलेबिलिटी बोलते हैं, इंटर ऑब्जर्वर रियलेबिलिटी बोलते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, टेस्ट रीटेस्ट स्प्लिट हाफ इंटर हाँ हाँ, तो जो लास्ट वाला था कि इंटर, इंटर है ना, याद है क्या? इंटर रियलेबिलिटी, इंटर यहाँ मतलब क्या था? ऑब्जर्वेशन। इंटर का मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऑब्जर्वर, ठीक है, बस यही कीवर्ड था, ठीक है। लक्ष्मी देखो, जब भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए दो या दो ज्यादा ऑब्जर्वर लिखा हुआ हो और तुम्हारा क्वेश्चंस में इंटररियलेबिलिटी है, बस आंसर मार देंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कीवर्ड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसका बताओ, इसका भी कीवर्ड में बताई, वेरिएबिलिटी को चेक करना, फौरन बता दोगी तुम लोग। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मैं रख रही हूँ, ठीक है ना। मैं सुषमा का आंसर रख रही हूँ, आरसी बताओ। कोरिलेशन होगा ना। बिल्कुल कोरिलेशन होगा, वेरिएबल चेक करे ना सुषमा, कीवर्ड था ना सुषमा, वेरिएबल चेक करना, वेरिएबल। मैग्नीट्यूड में तो तुम्हें इवेंट हो जाएगा तुम्हारा आफ्टर,
आफ्टर हो या इवेंट हो तब होगा। और यहाँ पे तुम्हारा कोरिलेशन वेरिएबल, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। याद है डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन चेक करते हो तो क्या होता है तुम्हारा कोरिलेशन, है ना, याद है क्या ना। चलो ये वाला भी बताओ। अच्छा मैं एक बार लक्ष्मी को बता देती हूँ। देखो लक्ष्मी, जब भी एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन है, अरे आंसर आ गया ना, नहीं आया, चलो अच्छा। जब भी तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस में वेरिएबल लिखा हुआ है, कोरिलेशन को चुपचाप से मार देंगे, क्योंकि केस स्टडी में हम लोग अच्छा ये वाला ठीक है। चलो ऐसे आरसी का तो आंसर आ गया। बता रहे एक बार नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिखा ना, इसलिए हम रुक गए। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, देखो लो देखो, इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इंटरनल वैलिडिटी होता है थ्रेट, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ आर्टिफैक्ट राइज, आर्टिफैक्ट मतलब थ्रेट कहाँ से निकलेगा। इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट हो रहा है किस किस चीज से, हिस्ट्री से, मैच्योरिटी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी से। 1 3 4 5 ये सब तो मैं पढ़ाई भी नहीं हूँ, मैचिंग नहीं पढ़ाई हूँ, रैंडमाइजेशन तो अच्छी चीज है ना। ये बनाओ, अभी मैं अब पढ़ाई हूँ, बनाना तुम लोग। लक्ष्मी कोशिश करो ये वाला सॉल्व करने का, ठीक है। अभी मैं ऊपर पढ़ाई थी, मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइग्राम का स्टेप क्या है, सीक्वेंस बताओ, कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना लक्ष्मी, ठीक है। बाकी सुषमा और आरसी मुझे आंसर बताएगी। ऑप्शन बी, सुषमा का आंसर आ गया। तुम भी बताना चाहोगी अंजलि, ये लक्ष्मी। देखो अभी हम बोले किसे पहचानेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले तुम्हारा रिसर्च का जो प्रोसेस होगा ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तुम देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है। सबसे पहले ही मेरे क्वेश्चन में आ गया प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, मैं पूरा चेक भी नहीं करूंगी, बस मैं अपना कीवर्ड देखूंगी कि प्रोसेस क्या मांग रहा, कंसिडर सीक्वेंस मांग रहा, ये सब नहीं देखेंगे। हाइपोथेटिक मांग रहा, क्या मांग रहा, ये सब हमको देखना नहीं, क्वेश्चन देखेंगे क्या मांग रहा, रिसर्च का सीक्वेंस है, ठीक है। रिसर्च का सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगा, रिसर्च का प्रोसेस किससे स्टार्ट होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हो गया, प्रॉब्लम मेरा स्टार्टिंग में, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आंसर बन गया बी, ठीक है। दीदी आप बोले थे ना हाँ अपने कॉपी में नोट करने कितना कितना राइट हो रहा, हम हाँ, करना ही भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, हमको लग रहा है तुम लोग आरती भी नहीं कर रही होगी ये मैं बोली थी, वो मेरे ध्यान से तर गया, ये बात तूने सही बोल रही। कौन है ऑप्शन नंबर 4, आरसी बताओ। 4 नंबर। देखो हाँ, एक बार मैं बता देती हूँ लक्ष्मी को। देखो लक्ष्मी, जब क्या हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो यूज होता है, तो इंडिपेंडेंट को हम लोग कॉज बोलते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट को हम लोग इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्ट कौन है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि द आउटकम ऑफ द इफेक्ट, आउटकम या इफेक्ट वेरिएबल इसमें कौन सा है, सारा ही वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन इफेक्ट वाला वेरिएबल कौन है, तो इफेक्ट वाला वेरिएबल डिपेंडेंट है, बताई ना मैं, डिपेंडेंट। अगर कॉज पूछता तो इंडिपेंडेंट होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट है नहीं, लेकिन इफेक्ट पूछ रहा था, इफेक्ट हम किसी को बोलते हैं, डिपेंडेंट को बोलते हैं, ठीक है। ये करो, ऑप्शन 1, 1 नंबर। एक नंबर, एक नंबर बोली ना तुम लोग, ठीक है। चलो और देखते हैं ये वाला, रुक जाओ एक मिनट। द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व ट्राइंग चैनल इन्फ्लुएंस आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो ऑब्जर्वेशन,
फिर जनरल ऑब्जर्वेशन तो हम लोग इंडक्टिव में करते हैं ना सुषमा और आरसी, ठीक है, समझो मेरा बात। 1 नंबर करेक्ट क्यों, इनकरेक्ट क्यों हुआ? इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल कहाँ जाते हैं हम लोग? तुम्हारा इंडक्टिव रिसर्च में, मैं इसको समझा रही हूँ। इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल तक जाते हैं। तो हम तुमको बताए थे कि हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं और लास्ट में यहाँ पे क्या बन के आता? थ्योरी। बताए थे ना कि स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन से करते हैं और लास्ट में थ्योरी बनता है, यानी ऑब्जर्व स्पेसिफिक टू जनरल। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व ड्राइंग जनरलाइजेशन इनफ्रेंस ऑब्जर्वेशन। बोला कि जनरलाइजेशन ऑब्जर्वेशन से आ रहा, जबकि हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद जनरलाइजेशन निकलता है इंडक्टिव में, ठीक है। इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, इंडक्टिव में। डिडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पहले से रहता है, ठीक है, लास्ट में हम लोग कंफर्म करते हैं, ठीक है, लास्ट में कंफर्म करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा बोला कि ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा ये जनरलाइजेशन से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हुआ, ड्राइंग जनरलाइजेशन इन्फ्लुएंस आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये कैसे होगा, पहले जनरल कैसे हो जाएगा? ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। मैं बता रही हूँ कैसे गलत है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन बोला द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन में क्या होता है, प्रोसेस होता है ड्राइंग जनरलाइजेशन इन्फ्रेंस ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन पे जा रहे हैं, मतलब जनरलाइजेशन इन्फ्रेंस आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हम जनरलाइजेशन को निकाल रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, देखो क्या बोल रहा है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन से निकाल रहे हैं जनरलाइजेशन। तो ये स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन कहाँ पे होता है, इंडक्शन में होता है, इंडक्टिव रिसर्च में होता है, ठीक है। इंडक्टिव में, इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मैं पैटर्न भी तुम लोगों को पढ़ाई थी इंडक्टिव रिसर्च का। इंडक्टिव रिसर्च का पैटर्न किसी को पता है? मैं करवाई थी तुम लोगों को, बताओ अगर पता है तो। पर्टिकुलर टू जनरल। नहीं, हाँ वही, हाँ वही, पार्टिकुलर बोलो या स्पेसिफिक बोलो, हाँ क्वालिटेटिव होता है इंडक्टिव। हाँ। नहीं, एक दिन ना तुम पता नहीं आरसी क्लास में आई थी कि नहीं, आरसी को तो मैं ये वाला करवाई थी, इसका जो पैटर्न की कैसे रिसर्च स्टार्ट करेंगे। लेकिन सुषमा भी थी क्लास में, मैं जब इसका मैं ये पैटर्न बता रही थी कि हम लोग इंडक्टिव रिसर्च करने के लिए स्टार्ट कैसे करते हैं, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, स्पेसिफिक कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे और भी रूल को फॉलो होगा, लास्ट में तुम्हारा थ्योरी बन के आता है। थ्योरी जो बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, जबकि यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रहता तब सही होता, ठीक है। हम लोग देखो एक बार मैं तुम लोगों को यहाँ पे पैटर्न बता दे रही हूँ इंडक्टिव रिसर्च करने का तरीका। देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बना दे रही हूँ, देखो इंडक्टिव है, ठीक है। इंडक्टिव रिसर्च को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल या पार्टिकुलर टू जनरल, तुम जो भी बोलो, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। समझ में आ रहा, स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कोई पार्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रुक जाओ, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी क्या होता है, वही को जनरलाइज बोलते हैं, ठीक है। हो गया, ये इसका तरीका है। इंडक्टिव क्या, स्पेसिफिक टू जनरल, हम लोग कोई स्पेसिफिक चीज को लेकर पैटर्न बनाकर लास्ट में थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। अब डिडक्टिव का मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। डिडक्टिव जो होता है ना, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डिडक्टिव का बना रही हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन समझाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। डिडक्टिव क्या होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अब मैं बता रही हूँ ये जनरल क्यों होता है, जनरल टू स्पेसिफिक।
यहाँ पे थ्योरी पहले से होता है, यहाँ पे अगर हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे ना तो थ्योरी एग्जिस्टिंग होता है, एक नंबर। दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को। तीसरा क्या है कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। रुक जाओ एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर करने दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो भी प्रोसेस है जो भी कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंफर्म करेंगे कि डू या डू नॉट, ठीक है ना। डू या डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस। तुम्हारे पास कोई थ्योरी था, उसी थ्योरी को तुम लेके टेस्ट कर रही हो, फिर हाइपोथेसिस बनाई। अब तुम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, यानी कंफर्म करोगे। ये इसका पैटर्न है, यानी ये क्या हो गया, देखो अब जब कंफर्म करोगे तो स्पेसिफिक बन जाएगा, तो इसलिए जनरल थ्योरी था, ठीक है। अब तुम इसको खास बना दोगे, स्पेसिफिक बना दोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन में, अब समझ में आ गया ना, अब इसका स्टेप समझ में आया कि कैसे कैसे होगा। डिडक्टिव में पहले से थ्योरी होता है, इसलिए जनरलाइज कहलाता है। इंडक्टिव में थ्योरी नहीं होता, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ, बोला कि द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व, डिडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व है ड्राइंग द जनरलाइजेशन इन्फ्रेंस, जनरलाइजेशन को निकालना ऑब्जर्वेशन से। हाँ, जनरलाइज ऑब्जर्वेशन से ही जनरलाइजेशन को निकालते हैं, लेकिन इंडक्टिव डिडक्टिव में नहीं, इंडक्टिव में। तो ये गलत हो गया। पॉजिटिविज्म कौन है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। एडवोकेट द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस, बिल्कुल। मैं तुम लोगों को एक बात बता दे रही, रुक जाओ, ये वाला दम हमेशा याद रख लेना तुम लोग। जो पॉजिटिविज्म होता है ना, पॉजिटिविज्म, ये नेचुरल साइंस में यूज होता है, नेचुरल साइंस में, ठीक है। समझ में आ गया, नेचुरल साइंस में यूज होता है। उसके बाद जो पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सोशल साइंस में यूज होता है। और ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है ना, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव। और इसको हम लोग डिडक्टिव बोलेंगे, इसको हम लोग इंडक्टिव बोलेंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर भी तुम लोगों का ये लिख दी हूँ, देखो कि पॉजिटिविज्म नेचुरल साइंस में यूज होता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म सोशल साइंस में यूज होता है। गलत क्यों हुआ, इनकरेक्ट क्यों हुआ, मैं रीजन भी लिख दी हूँ, देखो। ये जो सेंटेंस है ना, ये इंडक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि तुम्हारा डिडक्टिव को। इंडक्टिव जो रीजनिंग या रिसर्च होता है, मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा जनरल कंक्लूजन के पास जाता है। जबकि डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, ये मूव करता है जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ, ठीक है ना। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट हुआ है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। चलो ये वाला करो, ये करो। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या क्वालिटेटिव में होती है, अनस्ट्रक्चर क्वांटिटेटिव होता है। देख लो, अच्छा से समझना, उसके बाद आंसर बताना, हड़बड़ाना नहीं, समझो, समझना, एग्जाम में बैठी हुई तुम, ठीक है। सुषमा बताना तुम है, ऑप्शन 3। बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है, हाँ, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर। एक हो गया। क्वालिटेटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है और क्वांटिटेटिव होता है वो अनस्ट्रक्चर। जबकि ये वाले स्टेटमेंट में क्या बोला कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना वो अनस्ट्रक्चर है। अच्छा, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो कॉन्टेक्चुअल होता है ना, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्चुअल कहाँ गया, ये क्वालिटेटिव,
यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करेंगे, है ना। जनरलाइजेशन, एक मिनट रुक जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सर ये क्वालिटेटिव में स्ट्रक्चर आ गया, वो अनस्ट्रक्चर होगा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर। ओ सॉरी, ठीक है बोली थी भाई से, आरती सही बोली, देखो ना मैं गलत कर दी, सॉरी सॉरी, ये इधर होगा, ये इधर होगा, मैं फिर से कर दी ना, एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे मिला के लिखूं ना, क्वालिटेटिव मुझे सेम लग रहा है, ये अनस्ट्रक्चर होगा, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, अनस्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंडेड होता है, ठीक है ना, ये ओपन एंडेड होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और ये तुम्हारा क्लोज एंडेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में हम लोग कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, है ना, कि समझते हैं यहाँ पे। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं पहले पढ़ा देती हूँ इसको, इसका तुम लोग मत बताओ, क्योंकि ये मैं पढ़ाई नहीं ना हूँ, पढ़ाई हूँ, पढ़ाए हैं, लेकिन ओपन सोर्स के नहीं, ये मैं आरसी को पढ़ाई हूँ, ये मैं आरसी को पढ़ाई थी कि, ऑप्शन नंबर 3 हाँ आरसी को पढ़ाई सुषमा, मतलब ये क्लास में नहीं हुआ था, ये जब मैं आरसी को पढ़ाए थे ना, तो ये पढ़ाया था, हाँ हाँ, ये वाला नहीं, वही जो ओपन सोर्स, हाँ ओपन सोर्स, इसका मतलब मैं पढ़ाई हूँ ओपन सोर्स, तुम लोगों को मैं मतलब ये नहीं पढ़ाई थी कि ओपन सोर्स कौन कौन है, ये मैं आरसी को करवाई थी। आ जाओ, ये है डेफिनेशन, आ जाओ, देखो आ जाओ, आर आंसर होगा, ठीक है, समझना, आर जो है ना, वो आर क्या है, सॉफ्टवेयर है, सारे ही सॉफ्टवेयर है, एसपीएस भी सॉफ्टवेयर है, मतलब भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, मिनी टैब भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में कि ओपन कौन कौन है, तो आर जो है ना, ये ओपन है, आर इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स। अगर तुमको ग्राफिक्स कंप्यूटिंग करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, तुम आर को यूज कर लो, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम एसपीएस को चूज करती हो, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए, या मतलब को चूज करती हो, या मिनी टैब को चूज करती हो, तो ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का मतलब, अगर तुम इसको यूज करोगी तो तुमको पेड करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एसपी मतलब, और तुम्हारा मिनी टैब, ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर्टी, मतलब पे करना पड़ेगा तुमको, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा पे करोगी तुमको एक लाइसेंस मिलेगा पेड वाला, तो उससे तुम यूज कर लोगी, ठीक है। आर जो है ये फ्री है बाकी, ठीक है। मैं चार लगा के आती हूँ, तुम लोग इसका आंसर बताओ, मैं आ रही हूँ, ऐसे बे थोड़ा चार लगा देना, तो ठीक से लगाना, ये यहाँ पे टूटा होगा, हाँ ठीक, ये ठीक से लगाना, टूटा इसका होगा, आंसर हाँ इसका आरसी ठीक से, ना वहाँ पे उसका ना उधर टूट गया है, ठीक से। अच्छा ये भी तुम लोगों को पता नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर समझो, समझ में आ ऑप्शन जाए। नंबर 3 ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट क्यों होगा, क्यों, टेंडेंसी ऑफ द पीपल ऑब्जर्व, लोगों को ऑब्जर्व करे ना, किसमें हम लोग लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 कैसे, डीब्रीफिंग अच्छा चीज है, डीब्रीफिंग तो अच्छा चीज है, इन्फॉर्म करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, ऑब्जर्वेशन, अच्छा क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्वालिटेटिव क्या है, सब्जेक्टिव है, अच्छा ठीक है। और डीब्रीफिंग तो इन्फॉर्म, तुमको पार्टिसिपेंट को तुम बताती हो, इंफॉर्मेशन देती हो, हाँ वो तो हाँ सही होता है, हाँ वो तो राइट होता है। हाँ, वही तो, यहाँ पे मैं सबका डिफिनेशन लाई हूँ, देखो, टेंडेंसी ऑफ द पीपल बीइंग ऑब्जर्व, लोगों को ऑब्जर्व करना, देखो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, मैं एक बार यहाँ से ले जा रही हूँ वहां पे, क्वालिटेटिव रिसर्च में अंडरस्टैंड करना होता है, ये मैं बताई थी, उनके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ता है, क्यों, उनके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ता है,
ठीक है, समझना पड़ता पूरे अच्छे से, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनके बिहेवियर का स्टडी करना पड़ता है ना, उनके बिहेवियर को समझना पड़ता है क्वालिटेटिव में। और क्वालिटेटिव क्या है? सब्जेक्टिव से पढ़ाई थी मैं, सब्जेक्टिव से। तो पीपल को जब मैं ऑब्जर्व करे तो सब्जेक्टिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिएक्टिविटी रेफर टू द फेनोमेना जहाँ पे इंडिविजुअल अलर्ट हो जाता है अपने बिहेवियर के बारे में, क्योंकि नॉन दे आर बीइंग, मतलब वो अलर्ट हो जाता है कि लोग मुझे ना ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, लोग मुझे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो पहले ही एक मिनट यही का डिफरेंस मैं इसे समझा रही हूँ। लोगों के बिहेवियर को समझना, ऑब्जर्व करना, किसी भी फेनोमेना में जाके, किसी भी ट्राइबल ग्रुप में तुम गए स्टडी करने के लिए, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी का तुम गए स्टडी करने के लिए, तो तुम क्या करती हो? ट्राइबल ग्रुप या कम्युनिटी के बिहेवियर को ऑब्जर्व ही ना करती हो, तो ये हो गया सब्जेक्टिव। बाइस, ऑब्जर्वर बाइस, ये तो गलत चीज है ना। व्हेन द रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस व्हाट द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड, मतलब जब रिसर्चर का जो एक्सपेक्टेशंस है, जब उसको रिकॉर्ड में किया जाता है, उसको ऑब्जर्व करे लेकिन रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बायस हो गया। ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट, ए ग्रेजुअल चेंज ऑब्जर्व का क्राइटेरिया, ऑब्जर्वर जो है ना, उसने सेट किया था कि मुझे ये आंसर मिलेगा, लेकिन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, क्राइटेरिया चेंज हो गया, ठीक है ना, तो इसको ड्रीप बोलेंगे। डी ब्रीफिंग अच्छा चीज है। इन्फॉर्मेशन पार्टिशन, ये अच्छा चीज है, ये याद रखना। इसका मतलब क्या होगा? इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेट अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द स्टडी, ये पार्टिसिपेंट है और एक ये रिसर्चर है, ये पार्टिसिपेंट। रिसर्चर जो है ना पार्टिसिपेंट से ना डेटा ले रहा है, तो डेटा लेगा तो रिसर्च के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद अपने स्टडी के बारे में सब सच सच बता देगा। ट्रू द नेचर ऑफ द स्टडी, अपनी स्टडी के बारे में सब सच बता देगा, लेकिन कब? जब डेटा ले लेगा उसके बाद, आफ्टर द, है ना, बता देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मेरे रिसर्च में क्या क्या है। ये अच्छा चीज है, ये रिसर्च में तुमको रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखोगे डीब्रीफिंग तो तुम्हारा प्लेगरिज्म, ये अनएथिकल हो जाएगा रिसर्च, ठीक है। ये देखो, ये मैं पढ़ाई हूँ। पियर्सन्स। ओके, आरसी को बोलने दो। हाँ बता रहे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो लक्ष्मी, 4 तरह का मेजरमेंट स्केल होता है। एक का नाम है तुम्हारा नॉमिनल, दूसरा का नाम है ऑर्डिनल, तीसरा का नाम है इंटरवल, एंड फोर्थ का नाम है रेशियो, ठीक है। 4 तरह का होता है, इसको तुम ऐसे याद करना, नो, आई एम, रियल, ठीक है, समझ रहे? ये जो दो गो है ना नॉमिनल, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है, ठीक है। नो वाला, नो क्वालिटेटिव में यूज होता है, हो गया, क्वालिटेटिव में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होता है? तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होता है। टेस्ट कौन सा यूज किया जाता है? तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होता है, ठीक है ना। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर तुम्हारा आएगा स्पेयरमैन, ठीक है, शॉर्ट में मैं बता दूं। अब आ जाओ यहाँ, ये आयर बोलेंगे, आयर, ये जो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है, ठीक है। ये पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज होता है, और यहाँ पे पेयरसन यूज होता है, पेयरसन मोड। यहाँ पे बाप है तो यहाँ पे बेटा है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा, देखो, बोला कि इंटरवल रेशियो वेरिएबल कहाँ पे किसके बीच में होता है? अभी हम बताए पेयरसन, है ना। इंटरवल यानी आयर, आयर में होता है स्पेयरसन, और नो में होता है तुम्हारा स्पेयरमैन, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर बताओ मुझे। स्कैटर प्लॉट्स। ठीक है, आरसी को बताने दो, उसके बाद मैं बता रही हूँ, बताओ आरसी। हाँ देख रहे हैं।
बिल्कुल स्कैटर प्लॉट्स। यहाँ पे पता है क्या होता है स्कैटर प्लॉट किसको हम लोग बोलते हैं? जब दो वेरिएबल के बीच में ना हम लोग हाँ टू वेरिएबल इसका कीवर्ड है टू वेरिएबल्स। स्कैटर प्लॉट्स मतलब क्या होता है तुम्हारा इस तरह से स्कैटर प्लॉट बनता है और हम लोग दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को चेक करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है ना तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो जब दो वेरिएबल को हम लोग ऐसे रिलेशनशिप को चेक करते हैं ना तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट होता है जो हम लोग को बताता है कि हाँ है कि नहीं रिलेशन इस तरह से बना हुआ रहता है। तो इसी को बोलेंगे स्कैटर प्लॉट्स। क्वेश्चंस करो। इंटरनल वैलिडिटी को ट्रेट होता है किस किस चीज से? ऑप्शन 1 ठीक देखो दो नंबर कैसे बोलिए आरसी सिलेक्शन करते हैं तो होता है मैच्योरेशन से होता है तुम्हारा एट्रूवेशन यानी लीव और टेस्ट भी करते हैं टेस्ट वाला भी तो पढ़ाए थे कि टेस्ट से भी तुम्हारा ट्रेट होता है चारों होगा ना ABCD। हाँ तुम लोग पढ़कर आई हो ना तो फिर गलत क्यों कर रही हो? याद नहीं आ रहा था। ओ अच्छा डिपेंड टेस्टिंग वाला ये किसका कीवर्ड है? ये वाला कीवर्ड किसका है? डिपेक्टिंग पोर्शन। डिपेक्टिंग पोर्शन किस में होता है? पाई चार्ट आरसी बताओ आंसर। मैं कीवर्ड लिखते चलूंगी ठीक है। हाँ 3 नंबर पाई चार्ट देखो देखो तुम्हारा लक्ष्मी इसका हो गया टू वेरिएबल कीवर्ड। अगर क्वेश्चन में टू वेरिएबल इन सबसे पूछ रहा स्कैटर प्लॉट्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर डिपिक्शन DPICT डिपिक्टिंग प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ठीक है ना हो गया पाई चार्ट ठीक है। ये बताओ ऑप्शन नंबर 3 डिऑक्सिंग डिहॉक्सिंग अच्छा चीज है। तो डिहॉक्सिंग में क्या होता है मैं बता दे रही हूँ देखो रिसर्चर है और पार्टिसिपेंट है ठीक है ना। रिसर्चर ने अगर कुछ मिस यूज किया कुछ डिसेप्शन का मतलब होता है कुछ गलती करना है ना कुछ छुपाना उसने कुछ डिफेक्शन किया ठीक है ना कुछ डिफेक्शन को यूज किया या कोई रूसेस यूज किया तो वो क्या करेगा पार्टिसिपेंट को बता देगा कि मैंने अपने रिसर्च में ये किया है ठीक है। जब पार्टिसिपेंट को बता देगा टेलिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट एनी डिफेक्शन इसने कोई भी गलती किया है ना तो ये बता देगा पार्टिसिपेंट को। जब पार्टिसिपेंट को बता रहा है तो डिहॉक्सिंग हो जाएगा ठीक है। ये बताओ यहाँ पर भी कीवर्ड बता दूंगी ठीक है। आंसर बताओ ये तो तुम लोगों को चटनी है। हाँ ये तुम लोग देखो सुनो लक्ष्मी जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा कॉजुअलिटी लिखा हुआ हो कॉज या इफेक्ट हो ऐसे लिखा हुआ हो ठीक है तो आंसर हो जाएगा इंटरनल वैलिडिटी। मैं पढ़ाई भी हूँ बट इसका कीवर्ड भी समझो क्वेश्चन में जब भी कॉजुअलिटी हो कॉज एंड इफेक्ट हो तो आंसर हो जाएगा इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन अगर जनरल एबिलिटी लिखा हुआ हो जनरलाइज लिखा हुआ हो ठीक है ना अप्लाई लिखा हुआ हो इस तरह का बात लिखा हुआ है अगर तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगा ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत आया ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ट्रिक से सॉल्व हुआ है ठीक है। ये करो अच्छा ये मैं नहीं कराई थी ना नहीं नहीं करवाई थी तो एक होता है राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट में क्या होता है तुम्हारा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस जीत जाता है ये हार जाता है। ऐसे याद रखो ना तुम आंसर गलत बताइयो लेफ्ट होगा।
इन ए सिचुएशन, पहले क्वेश्चन समझो। इन ए सिचुएशन जहां पे एक रिसर्चर वांट टू टेस्ट, चाहता है कि मेरा टेस्ट हो, whether the population mean is lower than some hypothesis value researcher, जहां पे उसका hypothesis value जो है ना कम आता है, कम, ठीक है। रिसर्चर हार जाता है, रिसर्चर हारता कहाँ पर है, लेफ्ट टेल टेस्ट में ना, नल हाइपोथेसिस जीत जाता है। यहाँ पे रिसर्चर जीतता है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जीत जाता है और रिसर्चर का वैल्यू कम आता है, ठीक है ना। रिसर्चर का वैल्यू जो है ना यहाँ पे कम आता है, लवर आता है, किससे, हाइपोथेसिस से। मतलब देखो हम यहाँ पे, तुम समझो ऐसे था ना, तो तुम्हारा क्या था कि यहाँ पे 5% था, ठीक है, 5% था, ठीक है। और रिसर्चर चाह रहा था कि मेरा सही हो, लेकिन रिसर्चर का सही नहीं हो के कौन वाला, लवर वाला सही हो जाता है। हाइपोथाइज जो है वो, हाइपोथेसिस जो वो काम करता है, देखो लवर देन सम हाइपोथेसिस वैल्यू द रिसर्चर वुड बी एम्प्लॉय, इस पे काम करेगा फिर 5% वाला, क्योंकि 5% जीतता है ना। लेफ्ट टेल टेस्ट में तुम्हारा 5% जीत जाता है ये वाला, और ये पूरा रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। रिसर्चर किस पे काम करेगा, हाइपोथेसिस की वैल्यू पे, क्योंकि जीता तो यही ना, अब जो जीता तो उसी पे काम करेगा, ठीक है। क्योंकि उसका तो हार गया ना, उसका तो हार गया, उसका कोई काम का नहीं है। ये वाला तुम लोग अपना इसे करो, उसके बाद मैं ये वाला आरसी को करवाई हूँ। सुषमा तुम देखो तो, गेस्ट करो। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल माइंड से होता है, माइंड हो गया, ये सब चीज हो, हाथरोन में एक इमोशन हो नंबर, गया। हाँ, हाथरोन, बायोसोशल एक हाथरोन नंबर, का क्या होगा, हाथरोन का तुम्हारा कीवर्ड हो जाएगा एटीट्यूड, इमोशंस, ये सब, ठीक है। और साइकोलॉजिकल का हो जाएगा माइंड, ठीक है ना। ये बायो सोशल का मतलब हो जाएगा, बायो लग गया ना, बायो, एज, सेक्स, रेस, ये सब, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी ये अभी किए ना, ये भी किए थे ना, ये भी हुआ अभी पेपर, हुआ, हाँ। हाँ अभी हो गया। ये करो, फिर क्वेश्चन आया, नहीं नहीं क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ, रुक जाओ क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ठीक है, ये करो, ये रिपीट नहीं हुआ, ये ठीक है। कीवर्ड से आंसर सॉल्व करो। एक्शन रिसर्च, आरसी बताओ। देख रहा, कीवर्ड पकड़ो ना, कीवर्ड। 3 नंबर, हाँ, प्रॉब्लम तो हिस्टोरिकल कीवर्ड था ना, प्रॉब्लम कीवर्ड था। कोरिलेशन एनालिटिक में नहीं होगा। नहीं नहीं, कीवर्ड देखो ना, प्रॉब्लम, लोकल लेवल हाँ हाँ, प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारा एक्शन हाँ रिसर्च में। हाँ, बताया। यहाँ पे क्या है, ये लक्ष्मी, अगर वेरिएबल, टू वेरिएबल के बीच में ये देख, वेरिएबल होता तो, वेरिएबल तो है नहीं। एक्शन रिसर्च, पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री का पहचाने कीवर्ड, पास्ट, पास्ट हो या तुम्हारा क्रिटिसिज्म लिखा हुआ हो तो ये तुम्हारा इसका कीवर्ड है। लेकिन एक्शन का है प्रॉब्लम, लोकल लेवल प्रॉब्लम, ठीक है ना, इमीडिएट, ये सब लिखा हुआ तो ये तुम्हारा एक्शन रिसर्च का कीवर्ड है। ये क्वेश्चन बताओ, अभी मैं ऊपर इतना डिस्कस क्यों हूँ, लक्ष्मी तुम भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश लक्ष्मी भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ऊपर डिस्कस की हूँ, अभी मैं ऊपर डिस्कस की हूँ। थ्योरी कहाँ निकल के आता है, कौन सा रिसर्च में थ्योरी आता है, आउटकम ऑफ रिसर्च थ्योरी। ऑप्शन नंबर इंडक्टिव 2, हाँ, इंडक्टिव, अभी बताएं है ना, इंडक्टिव में, इंडक्टिव में इंडक्टिव में थ्योरी ऑब्जर्वेशन बना करते रहता हैं, पैटर्न बनाते हैं, और लास्ट में थ्योरी बन के आता है, आंसर बन गया इंडक्टिव। चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत सारा है, अभी तक 40 पेज ही कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर 1, इंडक्टिव, देखो अभी हम बताए थे कि जो तुम्हारा क्वालिटेटिव होता है, ऑप्शन नंबर 1 डिडक्टिव, हाँ, क्वांटिटेटिव सही होता है। बोली, तुम लोग सही बोली दोनों। हम ये लक्ष्मी को बताते रहे, हाँ, देखो लक्ष्मी, क्वालिटेटिव को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव, और तुम्हारा पोस्ट पॉजिटिव।
क्वांटिटेटिव को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव और पॉजिटिव। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिडक्टिव कौन है, हो गया आंसर। ठीक है, बस बार बार रिपीट करने से तुम्हारा भी माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 1 इंडक्टिव। हाँ वो तो हम लोग बता दिए। जनरलाइजेशन कहाँ करते हैं भाई, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन है ना। इंडक्टिव में क्वालिटेटिव रिसर्च हो तो गया क्वालिटेटिव। अभी अभी यहाँ बताएं यार, यहाँ आंसर दिया हुआ देखो, अभी ना बताएं कि क्वालिटेटिव इंडक्टिव है, यहाँ पे आएगी। कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा ना तो कोई एक वर्ड जो जो तुम मतलब कोई एक वर्ड है उससे मिलाओ, कोई भी एक ऐसा वर्ड जिससे मतलब कीवर्ड मैच खा जाए। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है मैं देखती हूँ। 3 तो दम नहीं होगा आरसी, कैसे? डिप्लोमेंट थ्योरी ऑफ, अच्छा ठीक है थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। अच्छा कर दे रहे बड़ा, एक सेकंड कर देती हूँ। और कर दूं? हाँ बस ठीक है। ऑप्शन 1। सुषमा सही बोली, ऑप्शन 1 होगा। थ्योरी कहाँ बनता है, फंडामेंटल रिसर्च में या बेसिक रिसर्च में? ठीक है, हाँ ये नहीं बोलूंगी कि सबका कीवर्ड दिया हुआ था। अच्छा अचीवमेंट हम लोग कहाँ पे करते हैं, अचीवमेंट तुम्हारा अप्लाइड में, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सी का 1 हो गया और डी का तुम्हारा 2 हो गया, स्टडी ऑफ द एजुकेशन थोड़ा। मैं जब एक्शन रिसर्च बताती थी तो मैं बोली थी कि एजुकेशन लेवल पे अगर हम लोग कुछ छोटा सा कुछ काम करेंगे ना, कोई सोशल रिफॉर्म वगैरह टाइप का छोटा सा लोकल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो जैसे अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है और स्कूल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया एक्शन रिसर्च। लेकिन अगर जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तुम क्या बोलोगी, अप्लाइड रिसर्च। लेकिन जब अगर कोई काजी नजर यूनिवर्सिटी में कोई पॉलिसी आया है उसको हम अप्लाई करेंगे तो उसको हम एक्शन रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट द इमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच एंड सोशल रिफॉर्म। तो बहुत ज्यादा कीवर्ड भी नहीं दिया हुआ था, मतलब डी का 2, एक मिनट रुको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग हुआ है। 1 होगा आंसर, 1 होगा। बहुत ज्यादा कीवर्ड इसका नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ एक चीज का दिया हुआ था जो कि वो उससे भी आंसर बनने रहा था। ए का 3 होगा, डिप्लोमेट थ्योरी यहाँ पे होता है। बी का 4 हो तुम्हारा अचीवमेंट हुआ, यहाँ पे थ्योरी अप्लाई करते हैं अचीवमेंट होता है, और इसका कीवर्ड अचीवमेंट भी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग थ्योरी अप्लाई करते हैं ना तो अचीवमेंट होता है। अप्लाई करने के बाद वो दवा काम किया कि नहीं, जैसे कोविड का जब दवा बना तो वो फंडामेंटल रिसर्च क्योंकि बना, डेवलपमेंट थ्योरी हुआ। लेकिन जब हम इसको अप्लाई किए तो वो हो गया तुम्हारा अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाई करने के बाद वो लोगों पे सूट किया कि नहीं, सूट किया, देने अचीवमेंट मिल गया। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा हो गया बी का 4। सी का तुम्हारा 1 हो जाएगा एक्शन रिसर्च। ठीक है ना, स्टडी ऑफ द रीजन द लैक ऑफ द कमिटमेंट द एम्प्लॉयमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जा रही है। ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, छोटा लोकल लेवल की स्टडी की जाए तो एक्शन रिसर्च। इस एडुकेशन देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, स्टडी ऑफ एडुकेशनल थॉट इमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच एंड सोशल रिफॉर्मर। इस एक सोशल रिफॉर्मर की स्पीच से इमर्ज हो रहा। अच्छा ये तुम्हारा वही क्या नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन वाला, कि ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन टाइप का। ठीक है, यहाँ ज्यादा कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ था, ये बात तो सच है। ये करो, ये इस बार का क्वेश्चन है। ये इस बार का क्वेश्चन है तुम्हारा, जो 2000 अभी जून में एग्जाम हुआ 2025।
ऑप्शन 1। हाँ बिल्कुल सही बोली, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसर्च प्रपोजल। मैं रिसर्च प्रपोजल पढ़ा के रखी हूँ कि रिसर्च प्रपोजल अगर तुम लोग बनाना होगा। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर तुमको पीएचडी करना है, तुमको अगर पीएचडी करना है तो पीएचडी करने से पहले तुमको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा और बना के दिखाना पड़ेगा। रिसर्च प्रॉब्लम भी बिल्कुल ऐसी होता है कि पहले तुम एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सेट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस के बाद में लिटरेचर रिव्यू होगा, मैथोलॉजी होगा, डेटा फैब्रिकेशन तो प्लेगरिज्म है, ये है ना, प्लैग है, ये प्लेगरिज्म है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसलिए बी सी डी, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल का मेरा ये वीडियो डाला हुआ, तुम लोग देख लेना। आंसर मैं टिक नहीं मारी हूँ, इसका आंसर हाँ मारा हुआ। ये सॉल्व करो, यहाँ पे तो आराम से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ कीवर्ड से सॉल्व हो जाएगा, देखो। ऑप्शन 3। कैसे बोली तुम ऑप्शन 3? अभी हम लोग ऊपर पढ़े, थ्योरी कहाँ होता है, अच्छा आरसी बोली नहीं, सॉरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दी, बोलो बोलो। ऑप्शन नंबर 4। नहीं, दोनों का गलत। थ्योरी कहाँ बनता है बताओ मुझे, अभी बताया ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी थ्योरी बनता है फंडामेंटल क्वालिटेटिव। रिसर्च में, हाँ, फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, तो ये उल्टा दिया हुआ है। बिल्कुल फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, या थ्योरी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी कहाँ पे आएगा, या न्यू नॉलेज, या न्यू नॉलेज मिलता है हमको, कहाँ पे आएगा, सब फंडामेंटल में आएगा। कोविड का दवा बन रहा है, कहाँ पे आएगा, फंडामेंटल रिसर्च में। अब आ जाओ, हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं, अप्लाई कर रहे, थ्योरी को अप्लाई कर रहे, अचीवमेंट हुआ, ठीक है। देखो, एक्शन अप्लाइड रिसर्च का टाइप क्या है, एक्शन रिसर्च, और ये एक्शन रिसर्च का दम कीवर्ड है इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारा इसका भी हो जाएगा, अप्लाइड का, ठीक है। दोनों का उल्टा पुल्टा आंसर दिया हुआ, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारा हो जाएगा अप्लाइड में, और फॉर्मुलेशन थ्योरी हो जाएगा फंडामेंटल रिसर्च में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अंजलि बहुत जल्दी आई, अच्छा यहाँ पे गलत मारा हुआ, ये डी, अच्छा डी कौन बोला, डी तो नहीं, ठीक है, मैं भी डर गई, बहुत ज्यादा लेट हो, तुम क्लास देख लेना, बहुत सा नया चीज भी पढ़ाई हूँ, ठीक है। बट आज तो टेस्ट है, तो टेस्ट है तो तुम्हारा कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जो कि नहीं किया होता, तो मैं बता दी हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, दोनों यहाँ पे कैसे गलत हुआ भाई, तो फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी कहाँ पे होगा, फंडामेंटल रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में हम लोग थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, हो गया, या फिर डिप्लोमेंट करेंगे कोई थ्योरी, तो फॉर्मुलेट करना या बनाना एक ही बात हो, या हम लोग को न्यू नॉलेज मिलता है, ठीक है, न्यू नॉलेज मिलता है। हो गया। नहीं, टेस्ट तो अभी चल ही रहा है, चलो दो, तुम भी दो, जितना बचा हुआ दो, बाकी क्लास देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है। अरे अंश ऊपर जा रहा, रुको रुको, ये ब्लैंक क्यों हो गया, वेट, ये बहुत ही ऊपर गया, ये हुआ, ये हुआ, ये अभी हुआ ना, ये क्वेश्चन करो, ऑप्शन 3। सुषमा का आंसर आया ऑप्शन 3, तुम लोग बताओ, अंजलि और आरसी, आर्बिट्रेरी। ठीक, हाँ बिल्कुल सही बोली। अभी मैं उधर पढ़ाई हूँ नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, और ऑर्डिनल में हम लोग क्या करते हैं, अब रैंक देते हैं,
ठीक है, और कैटेगरी भी देंगे, दोनों काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल में हम लोग सब मतलब प्लस करेंगे, सब ट्रैक यूज करेंगे, रैंकिंग भी होगा, कैटेगरी भी होगा, सब आ जाएगा। ठीक है, प्लस देख लो, प्लस और ये तुम्हारा सब ट्रैक ये सब यूज हो रहा है। रेशियो में क्या होगा कि यहाँ पे जीरो एब्सोल्यूट होता है, एक नंबर, और यहाँ पे सब चीज यूज होगा, मल्टीप्लाई, प्लस, सब ट्राइक, तकसीम, फिर रैंक, कैटेगरी, सब आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये इसको क्यों बोला आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, मनमानी। यहाँ पे देखो मनमानी क्या कि मान लो कि रुक जाओ, कैटेगरी देना है, एफ एम एफ एम एफ एम, बोला कैटेगरी बना दो, तो मैंने क्या किया, एफ को एक जगह रख दिया, एफ को एक जगह रख दिया, मेल और फीमेल, है ना। मैंने अपना मर्जी से सबको जहां मन किया वहां बैठा दिया, आर्बिट्री, मन अपना मर्जी से जहां जिसको मन किया मैं उसको खड़ा कर दी, मैंने सिर्फ कैटेगरी बनाया, फीमेल का कैटेगरी और मेल का कैटेगरी, है ना। बाकी कोई किसी को रैंकिंग नहीं दिए, किसी को प्लस माइनस नहीं किए, किसी को कुछ नहीं किए, है ना, खाली बस एक कैटेगरी दे दिए अपना मर्जी से। आर्बिट्री कहाँ होता है, नॉमिनल स्केल में होता है, अपना मर्जी। आर्बिट्री का मतलब होता है अपना मर्जी लगाना। चलो अभी हम पढ़ाएं ये वाला। अभी क्वेश्चन अगर लक्ष्मी कोशिश करो ये लो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन में क्या क्या यूज होता है, रिसर्च में जो डिडक्शन रिसर्च होता है ना उसमें क्या क्या यूज होता है, कोशिश करो कम से कम। ठीक है, रिसर्च का डिडक्शन में क्या क्या होता है, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे स्टेप्स बताना है ना। नहीं नहीं नहीं, स्टेप नहीं बताना, तुम देखो ना ऑप्शन, देखो ना ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है स्टेप है, स्टेप रहता तो सब में नंबर रहता, देखो कहीं भी सी डी ई, कहीं बी डी। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अभी हम ऊपर बताएं तुम लोगों को कि डिडक्शन रिसर्च करने का प्रोसेस क्या है। चलो एक बार मैं फिर बता दे रही हूँ, ठीक है ना। डिडक्टिव रिसर्च करने का प्रोसेस क्या है, डिडक्टिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पास एक थ्योरी होता है, ठीक है, फिर हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ठीक है, ये अभी मैं तुम लोगों को अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाई हूँ, है ना। हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। फिर क्या करते हैं, डेटा भी कलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइपोथेसिस बना रहे तो डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर डेटा को एनालिसिस भी करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, रिजेक्ट करेंगे, डू या डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस। ये इसका पूरा बनाने का तरीका है, डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस। ओहो, हाँ भाई, रुको एक सेकंड, हैंग कर रहा ना वो बहुत ज्यादा। डू या डू नॉट करके हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट का लास्ट में कंफर्म करेंगे। अगर मतलब रिजेक्ट किए तो बताएंगे रिजेक्ट, जो भी रहेगा कर देंगे, कंफर्म लास्ट में आएगा। ठीक है ना, हो गया। अब आओ देखते हैं इसमें से क्या क्या मैच खा रहा है। बोला हाइपोथेटिक डिडक्टिव, इसमें से कौन क्या क्या करते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव में, थ्योरी है, थ्योरी है। फिर बोला हाइपोथेसिस डेटा कलेक्ट करते हैं, हाँ हाइपोथेसिस भी है, डेटा कलेक्शन भी है। डेटा एनालिसिस करते हैं, फाइंडिंग और रिजेक्शन हाइपोथेसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आ तो गया बी डी। प्रिपेयर इंडेक्स करते हैं, अभी हम इंडेक्स के बारे में तो लिखे नहीं है। ठीक है, अब से अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रिसर्च में क्या क्या करेंगे, थ्योरी है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या तो तुमको एक्सेप्ट करेंगे, और लास्ट में कंफर्म करेंगे। कौन कौन चीज है भाई देख लेते हैं, कौन कौन चीज है, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग, कंफर्म, सब चीज है ना। तो ये हो गया तुम्हारा तीनों बी सी डी आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला, अच्छा से करना।
Option number 3, चलो one सुषमा, correct and second is incorrect. अंजलि या सुषमा बताओ। हाँ, वन करेक्ट होगा, टू इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल हाँ, सही बताए तुम लोग आंसर। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। एकदम सही है, ठीक है ना। सैंपल दो तरह का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, एक होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा आ जाएगा सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा तुम्हारा सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है ना। तीसरा तुम्हारा स्ट्रैटाफाइड, स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ आ जाएगा तुम्हारा क्लस्टर, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा रैंडम सैम्पलिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। हाँ प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा नॉन प्रोबेबिलिटी में भी देख लेते हैं क्या क्या है, यहाँ पे लिख रहे, ठीक है। सैम्पलिंग करने का दो तरीका, एक होता प्रोबेबिलिटी, एक होता नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन आएगा, नॉन प्रो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर तुम लोगों को बता रहे हैं। अंजलि तुम भी बताओ आंसर, तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ तुम समझ पा रही कि नहीं, ठीक है। कन्वेंस सैंपल, ठीक है। उसके बाद हो गया 2 नंबर में तुम्हारा जजमेंटल। जजमेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोजिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। जजमेंटल का दूसरा नाम है परपोजिव, परपोजिव सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। क्वेश्चन देखो क्या बोल, क्वेश्चन बोल रहा है कि सैंपल रैंडम सैंपलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, गलत हो गया। जबकि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना। प्रोबेबिलिटी ये देख लो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इस वजह से ऑप्शन सी गलत हुआ। चलो इसका आंसर बताओ, आने दो इसको पूरा, आने दो, ये लोडिंग नहीं हुआ पूरा, अब हो गया लोडिंग। मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ इसको, आप करो। पढ़ाया हुआ सब, ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन सब पढ़ाया हुआ, ऑप्शन 4। ठीक है। आरसी बताओ। सुषमा रीजन भी बता दो। हाँ रीजन बताओ कि ऊपर वाला क्यों गलत हुआ। बिगिनिंग में नहीं होगा, वो एंड में नहीं होता है, कब होता है, बताता है, बाद में बता दिया जाता है। कंप्लीट हो जाने के बाद, स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद बताता है। डी ब्रीफिंग मतलब, ये डी ब्रीफिंग कब होता है, स्टडी के कंप्लीट होने के बाद। डिसेप्शन का मतलब क्या है, डिसेप्शन का मतलब है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देना पार्टिसिपेंट को, अपने रिसर्च के बारे में, अपने स्टडी के बारे में गलत बात बताना। किसको, पार्टिसिपेंट को। रिसर्चर, रिसर्चर जो है ना पार्टिसिपेंट को गलत बात बताता है, तो डिसेप्शन जो है ये अनएथिकल चीज है। जबकि डी ब्रीफिंग जो है ना ये एथिकल चीज है ना, अच्छा चीज है। हमको लग रहा बहुत ज्यादा पेज है ना, इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा। चलो इसका आंसर बताओ। अरे अंजलि, अंजलि तुम भी बताना, कोई ये नहीं चलेगा। चलो बताओ आंसर, नहीं बताओगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा तुमको कितना समझ में आया। अभी मैं ऊपर से ये वाला बता आते हैं। लक्ष्मी कोशिश करो बताने का इसका आंसर। क्वांटिटेटिव इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिविज्म। ठीक है सुषमा बताओ। पॉजिटिविज्म। अंजलि दोगी आंसर, अंजलि और लक्ष्मी आंसर देना चाहती हो तुम लोग। अभी मैं बताई कि जो पॉजिटिविज्म है ना, जो पॉजिटिविज्म है इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और इसको डिडक्टिव भी बोलेंगे, ऐसे करके याद करते चलो। और जो पोस्ट पॉजिटिव
है ना, पोस्ट पॉजिटिव, जो पोस्ट पॉजिटिव है उसको इंडक्टिव बोलते हैं, और उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। पॉजिटिविज्म को क्वांटिटेटिव या डिडक्टिव, पोस्ट पॉजिटिविज्म को इंडक्टिव या क्वालिटेटिव। रुको थोड़ा लोड होने दो। चलो ये बताओ, क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें से कौन सा है? अभी हम बताए हैं और तुम लोग आंसर बता देना, अभी बताएं। इंडक्टिव अप्रोच और कौन कौन बताएगा? बता दिए तो इंडक्टिव। अंजलि नहीं बताएगी? इंडक्टिव अभी ना बताए उधर कि क्वालिटेटिव, इंडक्टिव और पोस्ट पॉजिटिविज्म सब सेम है। ये तीनों ऐसे करके कर लो। चलो ये वाला करो, अरे आंसर आ गया। मेरा क्वेश्चन यहाँ था, तुम लोग देख ली, छोड़ो रहने दो, इसको हटा। नहीं नहीं रुकिए ना, करते हैं उसका। लो करो करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ ही गया आंसर तो छोड़िए। फिर भी चलो समझा देते हैं, ठीक है। था लेकिन आंसर हमको भी दिख गया। हाँ तो पूरा कंसंट्रेट इसी पे है। नॉमिनल का मतलब क्या? नॉमिनल का मतलब कैटेगराइज करना। मान लो कि तुम्हें एथनिसिटी, देखो मान लो कि से इंडिया, अफ्रीका, एथनिसिटी के हिसाब से तुम क्या करी, कैटेगरी दे रहे हो। यूएसए लोग, जितने यूएसए के लोग हैं एक साइड में आ जाओ, जितने इंडिया के लोग हैं एक साइड में आ जाओ, जितने अफ्रीका के लोग हैं, एथनिसिटी कर रहे हैं ना, कैटेगरी। बोल सकते हैं हम लोग एग्जांपल में जेंडर। हाँ, जेंडर वाला भी हो सकता है, मेल और फीमेल को। टाइप्स ऑफ स्कूल। हाँ हाँ, उसके बाद हाँ, ऑर्डिनल में हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल तय करते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या, मिलिट्री में तुम देखती हो, कर्नल एक लेवल दे देंगे, तुम ये लेवल पे, तुम इस लेवल पे, कर्नल हो गया, कमांडो हो गया, है ना, इस तरह से एक लेवल बना हुआ रहता है। तो उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल। रेशियो क्या हो गया तुम्हारा, एक मिनट देखिए मैं, रेशियो एक मिनट, नॉमिनल ये हुआ, सॉरी एक मिनट रुको, एन ओ सॉरी, ऑर्डिनल होगा, सॉरी ऑर्डिनल, कैटेगरी देते ना, सॉरी ये रैंकिंग देते ना, मिलिट्री में ना रैंकिंग मिलता, सॉरी, मतलब वही, मैं मुझे लग रहा वही है, समझी, मुझे लग रहा वही, ये रैंकिंग है, ठीक है ना। ऑर्डर में ही तो रैंकिंग देते हैं। हाँ वही तो, सेटिस्फेक्शन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कर्नल हो गया, ठीक है, मेजर हो गया, इस तरह मिलिट्री में तुम्हारा कमांडो हो गया, ये एक तुम लोगों को सेटिस्फेक्शन लेवल, रैंकिंग दिया जाता है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, तुमको पता है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तुमने क्या किया, रैंकिंग दिया, तो ये मिलिट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा ईयर ऑफ डेथ, सेल्सियस डिग्री वगैरह तुम्हारा आएगा, तो वो हो गया तुम्हारा ईयर ऑफ डेथ, पता करते हैं हम लोग इंटरवल रेशियो में। वेट हो गया तुम्हारा, यहाँ वेट और हाइट होगा तो रेशियो हो जाएगा। मैथ बनाओ, फार्मूला में नहीं बताऊंगी, तुम लोग खुद से बनाओ। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? बनाओ, सब बनाओ, खाली आज जितना तेज होगा होगा, कल से फिर डीआई का क्लास होगा, ठीक है। ये हो गया,
ठीक है सुनो, टाइम उतना है नहीं, ये इसका फोटो रख लो और घर से बना के लेके आना, लेकिन चीटिंग मत करना तुम लोग। मैं प्रोसेस देखूंगी, ठीक है, आंसर चाहे जो भी हो मैं प्रोसेस देखूंगी। ये वाला रख लो, स्क्रीन शॉट रखो और कल लेकर आना, कल पहला क्लास में यही चेक होगा, ठीक है। मैं एक दिन खाली रिसर्च का मैथ का टेस्ट लूंगी। चलो ये बताओ, तुम लोग स्क्रीन शॉट ले ली हो? एक बार और लाइएगा, फोटो ले ले। फोटो रुको रुको, लो, क्योंकि ना अभी अगर आधा घंटा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन फिर बहुत बचा हुआ है, ठीक है। हाँ हो गया। आरसी, अंजलि, सबको ले लो, ठीक है। बाकी मैं ये लक्ष्मी को ये बता दूंगी, ठीक है ना लक्ष्मी, तुम टेंशन मत लेना, जो बता दूंगी। ऐसे ये सब मैथ बना हुआ है, सब वीडियो डाला हुआ है, तुम देख लेना। लक्ष्मी को बोल दीजिए टेलीग्राम में डाला हुआ है। हाँ ठीक, वो देख लेगी। और ऐसे तो फिर मैं एक दिन मैथ का भी टेस्ट लूंगी, मतलब रिसर्च का मैथ, रिसर्च का जितना मैथ है ना उसका भी टेस्ट लूंगी, तुम लोगों को बता दूंगी कौन कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि ना वो वाला बड़ा था, इस वजह से मैं टाइम, छोटा मैथ रहता तो मैं बोलती करो। चलो इसका बताओ कि एक रिसर्चर डिसाइड करता है कि जो पार्टिसिपेंट को कुछ बताएगा लेकिन फॉल्स बताएगा, ऑप्शन 3। मिसलीड करेगा। एक्टिव डिसेप्शन, देखो यहाँ पे पार्टिसिपेंट गलत बताएगा, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट गलत बताएगा। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट जिसे डेटा ले रहा रिसर्चर, इसने बोला कि मैं क्या करूंगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन दूंगा, फॉल्स फॉल्स इंफॉर्मेशन दूंगा, मिसलीड करूंगा, है ना, मैं क्या करूंगा, मिसलीड करूंगा, ठीक है ना, रिसर्चर को, तो इसको बोलेंगे एक्टिव डिसेप्शन। डीहॉक्सिंग क्या होता है कि अगर इसने चोरी किया, डीहॉक्सिंग क्या होगा कि अगर रिसर्चर ने कुछ गलत किया है, डिसेप्शन किया है, ठीक है। डिसेप्शन का मतलब क्या कि खाली डिसेप्शन का मतलब होगा कि रिसर्चर ने कुछ मिसलीड किया है, पार्टिसिपेंट के साथ गलत इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन एक्टिव डिसेप्शन में क्या हो जाएगा कि पार्टिसिपेंट ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तुमको, रिसर्चर को, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि जो रिसर्चर है ना, डिसेप्शन किया है पार्टिसिपेंट के साथ, लेकिन फिर बताइए कि मैं तुम्हारे साथ गलत गलत किया, तो ये डीहॉक्सिंग हो जाएगा। डीहॉक्सिंग मतलब पॉजिटिव चीज, सब सही सही बता देगा कि मैंने तुमसे गलत किया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि मिसलीड कर रहा है, मिसलीड। एक रिसर्चर डिसाइड टू टेल द पार्टिसिपेंट समथिंग फॉल्स अबाउट द रिसर्चर सेड अ मिसलीड, तो एक्टिव डिसेप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बनाओ, आंसर आने दो, क्वेश्चन आने दो। ये तो तुम लोग आराम से बना लेगी ना, ये तो आराम से बना लो। कितना नंबर बोली? 3। 3, अच्छा ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाँ, ऑप्शन 3 हाँ। एपीए स्टाइल में बता दे रही कि एपीए स्टाइल का क्या है, ए पी ए। एपीए स्टाइल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है, लिखते हैं। उसके बाद क्या देते, जल्दी बताओ। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल देंगे, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल। उसके बाद क्या देंगे, जर्नल, उसके बाद उसके बाद वॉल्यूम, फिर पेज नंबर, DIO, हाँ DIO, DIO है या DOI? नहीं रुक जाओ, डिजिटल इंटरफेयर ऑब्जेक्शन नहीं, DIO है, DIO हो गया। इस तरह से तुम्हारा एपीआई पूरा तुम्हारा चार्ट है, याद कर लेना लक्ष्मी। लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, मतलब मान लो कि मैं कुछ लिख रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरा बख्तियार हो जाएगा, BAKHTR, बख्तियार जेड, ऐसे करके नाम दूंगी। फिर यहाँ पे एयर दिलाएगा, अगर मैं 2025 में लिखूँ तो 2025। फिर टाइटल जो है, फिर जो जर्नल से मैं निकालूंगी वो, फिर वोलियम है तो वोलियम, पेज नंबर, फिर DIO, इस तरह से करके तुम्हारा करना। तुम लोग का आंसर सही है। ये लोड क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा,
चलो ये करो। अब कीवर्ड देके तुम लोग पकड़ लो कौन सा है ये। ऑप्शन नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और सब बोलो। हाँ, एक ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आ जाओ देखते हैं। ये मैं कहाँ पढ़ाई थी? एक्सटर्नस एक्सपेरिमेंटल में होता है। एक्सपेरिमेंटल में हाँ पढ़ाए थे, हाँ एक्सपेरिमेंटल में। हाँ। और अंजलि भी थी, फिर भी अंजलि आंसर तुम नहीं दी। एक्सटर्नस फैक्टर कहाँ पे होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? एक्स्ट्रा फैक्टर, कॉज एंड इफेक्ट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को छोड़ के एक और होता है ना। देखो ये हो गया तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा ये हो गया क्या, फिर ये हो गया कॉज। सूरज का रोशनी कॉज है और ये इफेक्ट। में उल्टा बना दी ना, समझो इसका ये कॉज है, इस पे पड़ रहा है रोशनी, इस वजह से इतना हरा भरा है, ठीक है ना। लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है वाटर, वाटर होता है, ये हो गया एक्स्ट्रा। हवा होता है। हवा भी हो गया, एयर भी हो गया, फिर मेडिसिन जो वो खाद जो फर्टिलाइजर डाला जाता है वो भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। इस पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं हटा सकते एक्सटर्नल फैक्टर को, ठीक है। ये बात भी याद रखना। मैक्सिमम 22 कहाँ पे होते हैं? अभी हम ये पढ़ाएंगे तो मतलब ये तो पढ़ा हुआ तुम लोगों को, बताओ मैक्सिमम 22 कहाँ पे होते हैं? स्नोबॉल सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दो तरह का सैंपलिंग होता है। हम लोग 22 कहाँ पे होते हैं? 22 मैक्सिमम 22। हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी के पास क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम 22 हो जाते हैं, है ना, मैक्सिमम 22। और जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, यहाँ पे हम लोग मिनिमम 22 हो जाते हैं, मतलब ज्यादा 22 नहीं होते हैं, या होंगे ही नहीं या तो थोड़ा बहुत होंगे, ठीक है ना। अब इसके नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप कौन सा है? स्नोबॉल सैंपलिंग। हो गया आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करो। छोटा लग रहा है क्या और बड़ा कर दो? छोटा लग रहा है। बड़ा क्वेश्चन है ना, इस वजह से इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। चलो लो, हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और बोलो, आरसी बोलो, अंजलि कोशिश करो। हाँ, 3 नंबर। ठीक है, सही है। डाकोटोमी का मतलब क्या होता है? दो दो अलग अलग कैटेगरी। दो कैटेगरीज, एक 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कॉजबल इन्फ्लुएंस बाय अनदर, दूसरा के वजह से इसमें इफेक्ट आता है ना। कॉज की वजह कर इफेक्ट आता है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल में। कॉजली इन्फ्लुएंस बाय अनदर, ये किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होती है, कॉज से इन्फ्लुएंस हो रही है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इफेक्ट, तो ये कॉज से इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर ये समझ में ना भी आता तो ये दो से तो तुम्हारा बन ही जाता। इंटरवल वेरिएबल where distance between two category identical across its range of two categories, मतलब तुमको ना यहाँ पे इससे नहीं पकड़ पाती, ठीक है ना। तुम ये दो को पकड़ लेती हो लेकिन आराम से। डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज, इसका क्वेश्चन भी आया है कैसे करके, क्वेश्चन में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, और ऑप्शन में लिखा होगा कॉज इम्पैक्ट ऑन अनदर, मतलब ये दूसरे को इम्पैक्ट करती है। इसका जो कॉज है ना, ये दूसरे को देखो, इम्पैक्ट बोलेगा तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इन्फ्लुएंस बोलेगा कॉज इन्फ्लुएंस से तो डिपेंडेंट हो जाएगा। ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्फ्लुएंस कौन होता है ये, और इम्पैक्ट कौन डालता है? कॉज। कॉज क्या इम्पैक्ट डालता है? हाँ, क्यों नहीं रहा बाबा? रुको रुको, मेरे लैपटॉप हैंग कर रहा है। हाँ, हो गया एक बार। हेलो, आवाज आ रही ना तुम लोगों को? हाँ हाँ। एक मिनट, लैपटॉप मेरा पता नहीं अपने आप बंद हो गया।